चालू हो गया ना अब तक? चले, एनसीईआरटी 11th की जो क्लास है उसी का भौतिक भूगोल के संदर्भ में हम लोग इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे कि आज जो हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि तारों का निर्माण से रिलेटेड वो पॉइंट है, उसके मुख्य तथ्य हैं, संदर्भ में हम लोग देखेंगे। पहला देखिए पॉइंट है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा पदार्थ का वितरण समान नहीं था। यानी देखिए शुरुआत में जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है, या ये कह सकते हैं जब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था, वो एक विचारधारा कहती है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, एक विचारधारा कहती है कि नहीं, ब्रह्मांड कैसे था, आपका स्थिर अवस्था में था वो। और अंत में से दोनों में से हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला है कि इन दोनों में से देखा जाए कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, आपका विस्तार की अवस्था में पाया जाता है। तो अगर पहले की देखें हम लोग, ये हॉयल का था, आपका जो सिद्धांत था कि हॉयल ने इसका एक दूसरा विकल्प दिया था, स्थिर अवस्था संकल्पना। हॉयल का क्या था, क्वेश्चन आ चुका है इस पे, ये कि स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग, हॉयल महोदय ने ये दिया था ये। और अंत में देखिए निष्कर्ष क्या निकालते हैं हम लोग कि यहाँ पर इनके भी विचारों को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और ये मानते हैं कि जब ब्रह्मांड का यानी विस्तार हुआ था तो प्रारंभिक स्तर पे क्या था, एक संघनित के रूप में था वो। क्या था, एक संघनित के रूप में। और यहाँ से क्या होता है, विस्फोट होता है, और विस्फोट हो करके और फिर क्या हो रहा है, इसका ये ऐसे ही आकार ऐसे बढ़ जाता है। फिर इसके बाद और आगे चल करके देखते हैं, इसका विस्तार ऐसे और होता चला जाता है, और आगे देखेंगे तो इसका विस्तार ऐसे और बढ़ता चला जाता है। और इसके अंतर्गत जो पाई जाने वाली जो गैलेक्सियाँ होती हैं, जैसे देखा जाए यहाँ पे आपकी जो गैलेक्सियाँ हैं, तो प्रारंभ में देखिए क्या हो रहा है कि इन गैलेक्सियों के बीच की दूरी कम थी। जब और विस्तार हुआ तो गैलेक्सियों के बीच में दूरी क्या हो जाएगी आपकी, वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखा जाए तो गैलेक्सियों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, और बढ़ती चली जाएगी। इस निष्कर्ष पे हम लोग आ नहीं पाए थे कि वर्तमान समय में देखा जाए तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो रही, बढ़ती चली जा रही है। और लेकिन अंतर क्या था कि प्रारंभ में इसका विस्तार बहुत तेजी से हुआ था, वर्तमान अवस्था में क्या बिल्कुल धीमी गति से हुआ है। और इसीलिए हॉयल क्या बात कहते हैं कि हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया है। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक जैसा रहा है। यानी ये क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मांड हमेशा क्या बिल्कुल स्थिर अवस्था में था, जैसे यानी प्राचीन समय में था वैसा आज भी है ये। लेकिन हम लोग क्या माने यहाँ पे, यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड के विस्तार के सिद्धांत के ही पक्षधर में है। यानी यहाँ से देखिए हम लोगों ने क्या अंत में निष्कर्ष निकाला, ऑयल का जो स्टेटी स्टेट कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया है। अंत में क्या है, लेमेंटेयर का जो सिद्धांत था बिग बैंग थ्योरी, और उसके आधार पर ये बता रहे हैं कि ब्रह्मांड का आज भी क्या हो रहा है, विस्तार होता चला जा रहा था। अगर आपसे पूछा जाए क्या ब्रह्मांड स्थिर अवस्था में है, तो उत्तर क्या कहेंगे आप, नहीं। कौन सा भूगोलवेत्ता था जिसने ब्रह्मांड को स्थिर अवस्था में बताया, तो हॉयल है आपका ये, है ना। वर्तमान समय में ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ क्या है, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का बढ़ना। ठीक, इतना पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब देखिए जब ब्रह्मांड का विस्तार हो गया आपका ये, तो इसके बाद क्या हो रहा है, आपका तारों का जन्म होता है। ये क्या हो रहा है, तारों का जन्म। तारों की परिभाषा देखा जाए तो तारों की परिभाषा क्या है, ये ऐसे आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश तथा ऊष्मा हो। स्वयं का क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, और खुद का क्या होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए। खुद का यानी स्वयं का प्रकाश तथा ऊष्मा हो, और उसी को नाम क्या दिया जाता है, तारे कहा जाता है। फिर क्या बात आती है कि ब्रह्मांड में कुल तारों की संख्या कितनी है, तो उत्तर क्या है आपका, 10⁻²2। असंख्य तारे यानी जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक,
और यही जो ब्रह्मांड के जो तारे होते हैं जो गुच्छित रूप में पाए जाते हैं, यानी इनका जो विशाल समूह होता है, उन्हीं विशाल समूह को कहा जाता है गैलेक्सी, कहा जाता है आकाशगंगा कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा कि आकाशगंगा के बीच की दूरी बढ़ रही है, यानी तारों का जो समूह है, एक समूह यानी एक आकाशगंगा बनाया, दूसरा समूह है दूसरा आकाशगंगा बनाया, और समय के साथ साथ देखिए हो क्या रहा है कि हमारे ब्रह्मांड का पूरा विस्तार हो रहा है, और विस्तार होने से दो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। ठीक, तो इसी से रिलेटेड आगे देखते हैं हम लोग कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है और पदार्थ का वितरण समान नहीं था, यानी एक समान नहीं था, वो क्या समय के साथ साथ यानी परिवर्तित होते गए थे। अंत में हम लोगों ने मान लिया था कि ब्रह्मांड में देखा जाए कि आपके हीलियम पाए गए थे और हाइड्रोजन पाए गए थे और धूल कण पाए गए थे, और इन्हीं के द्वारा क्या हो रहा, अन्य सभी तत्वों का निर्माण होता है। ये अगर पूछा जाए कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है, तो उत्तर क्या होगा, इन्हीं के तत्वों से यानी उनका निर्माण हुआ है। ये फिर इसके बाद अगला जो पॉइंट है इसमें नेक्स्ट है कि घनत्व में आरंभिक भिन्नता, यानी प्रारंभ में देखा जाए क्या हो रहा है कि घनत्व में भिन्नता थी, यानी उनके घनत्व में डेंसिटी में क्या हो रहा था, अंतर दिखाई दिया था। घनत्व में भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, यानी क्या होगा कि दो पदार्थों का जो घनत्व होता है उनमें जब भिन्नता पाई जाती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या हो जाती है, भिन्नता पाई जाती है। कैसे होती है अब इसका देखा जाए कि न्यूटन देखिए क्या बताते हैं कि दो पिंड है उनका जो मास होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, उनके मास पर डिपेंड कर रहा था। ये अगर मास बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है। ठीक, और उसके साथ साथ क्या बताते हैं, इन पिंडों के बीच की जो दूरी होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो चीजों की बात कर रहे हैं। और घनत्व की देखिए परिभाषा देखा जाए तो घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, तो ये क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मतलब क्या है, यहाँ से निष्कर्ष निकाल लेते हैं हम लोग कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका घनत्व ज्यादा होगा। कोई भी आकाशीय पिंड है, अगर उसके मास में इंक्रीज करेंगे उसके घनत्व में क्या होगी, वृद्धि होती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर कहेंगे कि सर द्रव्यमान तो सबसे ज्यादा किसका है, आपका जुपिटर का है, लेकिन घनत्व में देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसका है, पृथ्वी का जा रहा, उल्टा जा रहा है ये। तो यहाँ पर क्या है कि एक चीज और डिपेंड हो जाता है कि जरूरी नहीं है मास ही इसको प्रभावित करता है, ये भी इसके नहीं प्रभावित, वॉल्यूम, क्योंकि हमारे जुपिटर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, और वो वॉल्यूम जब ज़्यादा होगा, जब किसी का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उसकी अपेक्षा हमारे पृथ्वी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम है। तो ये आप इसे तर्क दे सकते हैं इस पे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि घनत्व के आरंभिक भिन्नता, यानी प्रारंभ में देखा जाए घनत्व में भिन्नता आई, अर्थात यानी द्रव्यमान में भिन्नता आई, है ना, तो उसके परिणाम तक क्या हो रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, इसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ, है ना। उसी का परिणाम क्या हो रहा है कि पदार्थों का क्या हो रहा है कि एक जगह पे संकुचन हो रहा है, एक जगह पर क्या हो रहा है, अभिकेंद्रित हो रहे हैं। और जब अभिकेंद्रित की बात करते हैं तो किसकी याद आती है हमें, मैनुअल कांट की आती है। मैनुअल कांट यही तो बताए थे आपको, है जो व्याप्य राशि परिकल्पना दी है उन्होंने, यही तो बताया था कि जो धूल जो कण जो व्याप्य राशि या जो आदि पदार्थ थे बिखरे हुए थे, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, और समीप से आने से क्या हो रहा है, आपस में फ्रिक्शन हो रहा है, और फ्रिक्शन से क्या हो रहा है, वहां पे एनर्जी उत्पन्न हुई है। कांट तो यही बता रहे हैं। तो मतलब क्या है कि घनत्व में आरंभिक भिन्नता हुई और गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। यानी यहां से है कि एक चीज ये पता चला कि आकाश गंगा कैसे बने हों। आकाशगंगा कैसे बने होंगे कि पिंडों के घनत्व में भिन्नता आई, उसका परिणाम क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता आई, और उसके परिणाम क्या, उनका संकेंद्रण हुआ, उन्हीं संकेंद्रण से क्या हो रहा है, हमारी आकाशगंगा का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट है कि
आकाश गंगा में असंख्य तारों का समूह है। आकाश गंगा है क्या? असंख्य तारों का समूह। परिभाषा देखिए, टू द पॉइंट है, बिल्कुल यही है कि आकाश गंगा की परिभाषा है क्या चीज? तो असंख्य तारों का जो समूह है उसी को आकाश है गंगा कहा गया है ये। ठीक। फिर इसके बाद है, आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। मतलब क्या है? अब देखिए क्या है कि आकाश गंगाओं का जो विस्तार हो रहा है उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। अब पूछा जाए कि इसकी दूरी किस में मापेंगे? आया हुआ क्वेश्चन आपका ये कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी किस में मापते हैं? तो उत्तर क्या बताएंगे? प्रकाश वर्ष में माप। दो ग्रहों के बीच की दूरी किस में मापते हैं? तो प्रकाश वर्ष। सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष। तो इस तरह से यानी ये प्रकाश वर्ष एक आपका मिल जाता है ये। आकाश गंगा का व्यास, आकाश गंगा है उसका जो डायमीटर की बात कर रहे हैं, व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। ये भी देखिए फैक्ट है आपका। ये हमारा जो आकाश गंगा है उसका डायमीटर यानी कितना हो सकता है? डायमीटर का मतलब क्या है? यहाँ से देखा जाए इसकी त्रिज्या का जस्ट डबल। या इसी को दूसरे रूप में पूछ सकता है कि हमारी आकाश गंगा का त्रिज्या कितना से कितना हो सकता है? तो त्रिज्या जब करेंगे तो क्या इसी का आधा कर देंगे। इस 40,000 से कितना हो जाएगा आपका? 75,000। 1,00,000 है, 50,000 का मतलब 75,000, या मतलब 40,000 से लेकर के 75,000 प्रकाश वर्ष, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। आकाश गंगा का निर्माण शुरुआत में कैसे हो रहा है आपका? हाइड्रोजन गैस से होता है। कैसे हो रहा है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा गया है, नेबुला कहा गया। कौन सा भूगोल बेटा है जो नेबुला कहा है, निहारिका कहा है? लाप्लास ने कहा। तो मतलब कि आकाश गंगाओं का निर्माण कैसे हुआ है? तो यहाँ से क्या है इसकी देखिए आगे। नॉर्मल हम लोग कहते हैं कि आकाश गंगाओं का निर्माण कैसे हुआ है आपका? तारों के विशाल समूह से हुआ है। और तारे हैं क्या चीज़? तो हाइड्रोजन के यानी आपके एनर्जी का जो विशाल पुंज पाया जाता है उन्हीं को यानी कहा गया है। तो मतलब क्या हुआ कि इसका आकाश गंगा का निर्माण शुरुआत में कैसे हुआ? हाइड्रोजन गैस के बने विशाल जो बादल हैं, बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा जाता है। निहारिका से ही क्या हो रहा है? हमारे आकाशगंगाओं का निर्माण होता है ये। इसकी बढ़ती हुई निहारिका में गैस झुंड विकसित हुए हैं, और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बनते हैं, जिनसे तारों का निर्माण होता है। मतलब क्या है कि निहारिका से ही तारे बने हैं, और उन्हीं से क्या हो रहा है? हमारा आकाशगंगा का निर्माण हुआ है। के निर्माण से आरंभ से हुआ। तारों का निर्माण लगभग आज से कब हुआ है? 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। आकाशगंगा है हमारा कब बना है आपका ब्रह्मांड? 13.7 अरब वर्ष पहले। इसी का हाफ कर दीजिएगा, आधा लगभग। ठीक है, मोटा मोटा समझने के लिए हाफ कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका? 5 से 6 अरब पहले क्या हो रहा है आपका? तारों का निर्माण हो रहा है। यानी तारे जब बन गए हैं उसके बाद क्या हो रहा है आपका? आकाश गंगा बन गया है। मतलब क्या, अगर आपको 4 पिंड दे दिया जाए और पूछा जाएगा इनके निर्माण के संरचना के आधार पर प्रारंभ से अंतिम अवस्था में व्यवस्थापित कीजिए, सबसे अंत में क्या रखेंगे आप लोग? ब्रह्मांड को। और ब्रह्मांड में ही क्या आपके पाए जाते हैं? गैलेक्सियां पाई जाती हैं। तो गैलेक्सी बनी है, गैलेक्सी के बाद फिर क्या बने होंगे? तारे बने हैं। तो तारे का निर्माण कब हुआ आपका? यानी 5 से 6 अरब वर्ष से पहले हुआ है। सूर्य की बात करें तो सूर्य एक नवीनतम तारा है। ऐसा आपका ये नवीनतम आ चुका है आपके भी कुछ। सूर्य कैसा आपका नवीनतम तारा है। प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का माप है। डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा है ये आपका, है ना। इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी को बिल्कुल
एक एक लाइन इसको घोल घोल के कहीं से क्वेश्चन उठाता है, कहीं से इधर उधर नहीं रहता है। ये क्या आपका लाइट वर्ष क्या है, आपका दूरी का मापक होता है। प्रकाश की गति कितनी है आपकी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर आपकी पाई जा रही है। नेक्स्ट है आपका कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है एक साल में, यानी एक वर्ष की बात करते हैं हम लोग। एक वर्ष अर्थात 365 दिन की बात कर रहे हैं हम लोग। एक प्रकाश वर्ष में, एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। तो मतलब क्या है, एक सेकंड में कितना जा रहा है वो, 3 लाख। यही तो पढ़े हम लोग, एक सेकंड में 3 लाख। और एक घंटे में कितना हो रहा है आपका, 3600 सेकंड। और क्या हो रहा है आपका कि 24 घंटे का एक दिन हो रहा है, और 365 दिन का एक वर्ष हो रहा है। जब इसी को मिला देते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे, यही क्या हो जाता है आपका प्रकाश वर्ष निकलता है। यानी इस साल में जो प्रकाश के द्वारा जो चली गई दूरी होती है वही क्या हो जाता है आपका लाइट वर्ष यानी होता है। ये किसका मापक है आपका, ये दूरी का मापक है। पृथ्वी तथा सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। ये कितना है, 14,95,98,000। अब देखिए एग्जैक्ट अगर फिगर दिया तो एग्जैक्ट फिगर इसको याद कर लीजिएगा। नॉर्मली हम लोग जब उपसौर और अपसौर की बात करते हैं तो वहाँ पे इसी को हम लोग क्या है मिलियन में लेकर के चलते हैं। 149, 152 और 147। मतलब क्या है कि जब इनकी बीच की दूरी 15.2 लाख किलोमीटर हो जाती है तो ये क्या होगा, सबसे मैक्सिमम दूरी को व्यक्त करता है। ये क्या करता है, सबसे मैक्सिमम दूरी को व्यक्त करता है। और यही मैक्सिमम दूरी क्या कहलाती है आपकी, अपसौर यानी अवस्था कहलाती है। और जो सबसे न्यूनतम की बात करें वो क्या हो जाता है आपका 14.7 है। और जो औसत की बात करते हैं तो यहाँ से देखिए 14,95,00,000 यानी 14.9 ले लिया गया इसी को, तो 14.9 ये आपका एग्जैक्ट ये रह जाता है आपका ये। ठीक, और यही दूरी आपको बता रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी है, 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में या प्रकाश वर्ष का केवल कितना है, 8.311 है ये। यानी ये जो दूरी है यानी कितना है आपका 8.311 ही मात्र है आपकी। अब देखिए इस तरह से क्या हो रहा है कि हम लोगों ने देखा कि कैसे नेबुला का निर्माण हुआ। तो नेबुला का निर्माण कैसे हो रहा है आपका, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम लोग। इसी हाइड्रोजन से क्या हो रहा है, तारों का निर्माण हो रहा है। और तारों की उत्पत्ति आज से कब हुई है, तो 5 से 6 अरब वर्ष पहले की बात हो रही है अब ये। ठीक, फिर इसके बाद यहीं से हम लोग प्रकाश वर्ष के बारे में जाने हैं। अब आगे आगे इसके देखते हैं ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है ये। अब ग्रहों के निर्माण की यहाँ पे कई अवस्थाएं बताई गई है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं उन्हीं को देखना है कि ग्रहों का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं से है। पहला देखिए क्या है, तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड होते हैं। मतलब क्या है, जो तारे हैं इसके बारे में बता रहे हैं कि निहारिका के अंदर जो गैस पाए जाते हैं, हाइड्रोजन जिसे कहते हैं हम लोग, तो गैस के गुंथित झुंड है। इन गुंथित झुंडों से झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बलों से बताया गया था ना अभी कि इसमें क्या था, इनके घनत्व में अंतर था, घनत्व में अंतर था अर्थात द्रव्यमान में अंतर था। और जब द्रव्यमान में अंतर था तो तारे क्या, ये सब क्या हो गया, एक दूसरे के
पास आए यानी झुंड का निर्माण हुआ है। ठीक, तो यहीं से बताया जा रहा है कि इस गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल के क्रोड का निर्माण हुआ। अगर आपसे पूछ लिया कि तारों का क्रोड कैसे बना है, तो क्या हो जाएगा, गैसों के जो झुंड होते हैं उनके गुरुत्वाकर्षण के बल से जो गैसीय बादल बनते हैं उसी से क्या हो रहा है, तारों के क्रोड का निर्माण हो निर्माण हुआ। और इस गैसीय क्रोड के चारों ओर गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी रोटेटिन विकसित हुई है। कौन सा भूगोल बेता है जो धूल कण की तस्तरी यानी की बात कर रहा है? ऑटो मिट क्या है? ऑटो मिट से धूल कण परिकल्पना से रिलेटेड जो, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, जो गैसीय क्रोड के चारों तरफ जो गैस पाए गए थे और जो धूलकण की घूमती हुई तसरी या रोटेटिंग डिस्क है का विकास हुआ है। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और कोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। मतलब क्या हो रहा है कि जो कांट जो बात बता रहे हैं और जो लाप्लास महोदय बात बता रहे हैं वहीं से आ रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ के निहारिका का यानी वहाँ के वलय का निर्माण और छल्लों का निर्माण होना। मतलब क्या हो रहा है कि गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और कोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोले के रूप में विकसित हुआ। अगली अवस्था है, ये छोटे गोले ससंजन, दो तरह के बल होते हैं, एक ससंजन बल होता है, एक असंजन बल होते हैं। जब फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, जो पेन होता है कैसे यानी इस तरह से लिख लेता है यानी कॉपी पर, ससंजन बलों का परिणाम होता है वो। ठीक, तो ससंजन बल यानी ससंजन क्या होता है, आपका मतलब है अणुओं में पारस्परिक आकर्षण, यानी एक आकर्षण, एक क्या होता है प्रतिकर्षण। यानी न्यूटन का नियम देखिए, ससंजन और असंजन बलों से ही कोरिलेटेड। ठीक, तो जब देखिए कोई भी चीज यानी किसी के साथ संपर्क में आके क्रिया करता है तो उसे यानी कहा जाता है ससंजन बल, और जब क्रिया नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा है, असंजन बल कर रहा है। दो मैग्नेट को लेते हैं हम लोग और जब ध्रुवों को आपस में देखते हैं एक दूसरे के समीप आ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, ससंजन बल कर रहा है। जब एक दूसरे के अपोजिट यानी रिफ्लेक्स कर रहा है तो क्या हो रहा है, असंजन बल कर रहा है। हमारे आपके जो व्यवहार भी होते हैं कुछ इसी पर होते हैं। दो व्यक्तियों की विचारधारा अगर मिलती है तो ससंजन बल कार्य करता है, और जब विचारधारा नहीं मिलती तो असंजन बल कार्य करता है। यानी क्रिया प्रतिक्रिया ये सब चलता रहता है ये। तो मतलब क्या है, फिजिकल को कैसे कैसे हम लोग अपने मानवीय पहलू में कैसे कैसे प्रयोग करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ससंजन बल की बात कर रहे हैं कि अणुओं में जो पारस्परिक आकर्षण होता है उसी को ससंजन बल कहते हैं। तो ये छोटे गोले ससंजन प्रक्रिया के द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हो गए। कांट यही तो बता रहे थे कि जो आद्य पदार्थ थे बाहर ऐसे बिखरे हुए थे, ये सब क्या हो रहा है, संकेंद्रण होते हैं, ये विकसित हो गए। संगठन, अब देखिए कितने अच्छे अच्छे वर्ड हैं। इस संगठन का अर्थ क्या, संगठन का क्या होता है, ये सीआरटी का है पूरा। इंग्लिश में देखेंगे तो आसानी से, कोलिजन टकराना, विखंडन। तो संगठन की क्रिया के द्वारा बड़े पिंडे बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों को अधिक संख्या ही ग्रहाणु, उनमें से जो छोटे छोटे पिंड है उसी को यानी ग्रहाणु का नाम दिया गया है। तो ग्रहाणु का देखिए नाम ही क्या है, ग्रह का अणु। अगर इसको विच्छेद करें हम लोग तो क्या आएगा आपका, ग्रह का जो अणु होता है उसी को ग्रहाणु कहा गया है। अंतिम अवस्था, अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में
जो अंतिम अवस्था बता रहा है कि जो छोटे छोटे ग्रहाणु थे इनके क्या है सहवर्धित हुए हैं, और सहवर्धित होने पर क्या हुआ कुछ है, यानी सहवर्धित होना एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ना सहवर्धित होना। सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंडे जो बने हैं उसी को यानी ग्रह का रूप का ये निर्माण किया गया है। इस तरह से यानी बता रहे हैं कि हमारे ग्रहों का यानी ये निर्माण की अवस्थाओं के रूप में देखने को मिल रहा है। और जब देखिए ग्रह मिल गए है ना, तारे बन गए आपके, आकाशगंगा बन गई और ग्रह बन गए, और इन्हीं का जब समूह ले लिया जाता है तो इसी को क्या कह देते हैं हम लोग, सौर मंडल कह देते हैं। सौर मंडल। तो हमारे सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, तो उत्तर क्या बताएंगे, 8। लेकिन 2006 से पहले कुल संख्या कितनी थी, 9 थी वहां पर गए। इसमें से हम लोगों ने प्लूटो को हटा दिया है। ये निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है, क्वेश्चन आ जाएगा इसी डायरेक्ट। नहीं नहीं, सौर मंडल का जो एक पार्ट है वो हिस्सा है। निहारिका जो नेबुला थी आपकी, नेबुला पर मतलब जहाँ पर क्या है कि जो हाइड्रोजन के जो गैस है, गैसों का जो संघटक बादल बना था आपका, वो की बात कर रहे हैं आप। संघटक जो बादल बना था है ना, उसकी बात कर रहे हैं कि निहारिका से ही क्या हो रहा है, निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने व क्रोड से बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई। मतलब क्या हुआ कि आज से 13.7 अरब वर्ष पहले यानी हमारा क्या हो रहा है, ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है। 6 से 7 अरब वर्ष पहले की बात करें तो तारों का जन्म हो रहा है, ठीक। और जब तारों का जन्म हुआ तो आज से देखा जाए क्या हो रहा है कि उसके ध्वस्त होने से करोड़ के बनने की शुरुआत लगभग, यानी जो करोड़ जो बता था आपका, उसका यानी कब से हुआ आपका कि तारे जब बन गए हैं तब जाकर के 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले क्या हो रहा है, यानी इसके कोड यानी ये ध्वस्त हुए थे। ये पहले हुई, और ग्रह लगभग 4.6 पहले क्या होगा आपका, तो पहले कौन सा ग्रह बना हुआ होगा, अगर ग्रहों की बात करें कि पहले कौन सा ग्रह बना होगा। है? आंतरिक बना के पहले बाह्य बना, बाह्य यानी पहले बने थे ये। तो उसके ध्वस्त होने व कोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई। ग्रह लगभग 4.6 से लेकर के 4.5 अरब वर्ष पहले बने थे। हमारे सौर मंडल में सूर्य तारा जो है वो, और 8 ग्रह हैं, और जो 63 आपके उपग्रह हैं। हालांकि इसकी संख्या है परिवर्तित होती जाती है, ठीक है ना, लेकिन जो एनसीईआरटी अभी तक जो एथॉन्टिक रूप में देता है वो आपका 63 ही दे रहा है वो। तो 63 उपग्रह और लाखों छोटे पिंड, जैसे शुद्ध ग्रह, ग्रहों के टुकड़े होते हैं उसी के कहा गया है, या इसी को एस्टेरॉयड कहते हैं, धूमकेतु कमेंट्स कहते हैं, और बृहद मात्रा में जो धूलिकण व गैस होते हैं इन्हीं के समूह को क्या कहा जाता है आपका, सौर मंडल कहा जाता है। अब दे दिया जाएगा सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल होते हैं, इसी में दे देगा कि क्या इसमें धूलिकण गैस शामिल है, तो कहेंगे यस सर इसमें बिल्कुल शामिल है। क्या इसमें धूमकेतु भी आते हैं, तो कहेंगे यस धूमकेतु भी आते हैं। क्या इसमें आपके जो टुकड़े यानी एस्टेरॉयड आते हैं, यस ये भी आते हैं। शुद्ध ग्रह आते हैं तो शुद्ध ग्रह को भी इसमें शामिल किया गया है। फिर आपके सैटेलाइट होते हैं वो हो गए आपके ग्रह हो गए, ये अब आपके तारे हो गए, सभी के समूह को नाम दे दिया जाता है सौर मंडल यानी कहा गया है। सौर मंडल का निर्माण यानी कब हुआ है, तो उत्तर क्या बताएंगे, आज से यानी 4 से लेकर के 5 वर्ष पहले की बात हुई है। अब है 8 ग्रह। 8 ग्रहों में
बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल से नाम दिया जाता है भीतरी ग्रह कहते हैं। शुरुआत के जो चार हैं इसे क्या नाम दिया गया है? भीतरी ग्रह कहा गया है, आंतरिक ग्रह कहते हैं, या इंग्लिश में इसी को इनर प्लेनेट्स कहा जाता है। कभी कभी देखिए हिंदी में ऐसे दे दिया जाता है कि इनर प्लेनेट्स में कौन सा ग्रह शामिल है कौन सा नहीं, इसलिए इंग्लिश वर्जन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इनर प्लेनेट क्योंकि ये धूल और सूर्य और शुद्ध ग्रहों के बीच की पट्टी में स्थिर होते थे। अच्छा सॉरी, ये भीतरी ग्रह कहलाते थे क्योंकि ये सूर्य और शुद्ध ग्रहों के बीच की जो धूल पट्टी है उन्हीं के बीच में ये स्थित है। अन्य चार ग्रह हैं उसे यानी नाम दिया गया था आपका आउटर प्लेनेट्स कहा गया। यानी यहाँ से क्या है कि इनर और आउटर का जो हम लोग अंतर यानी देखा जाए किसके आधार पर किया है, तो उत्तर बताएंगे आप लोग शुद्ध ग्रह पे, एस्टेरॉइड पे किया। शुद्ध ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में है? मंगल और बृहस्पति। यानी मंगल से लेकर के आप सूर्य की तरफ जाएंगे तो इनर की तरफ चले जाएंगे, और उसके बाद शुद्ध ग्रह से आप बृहस्पति से इधर चले जाएंगे आउटर की तरफ, आपके आउटर जाएंगे। शुद्ध ग्रह क्या होगा आपका? एक डिवाइडर का काम करना। तो आपको दे दिया जाए कि शुद्ध ग्रह यानी विभाजन करता है, किसके किसके बीच कर रहा है? आंतरिक और बाह्य की करता है ये। पहले के जो चार ग्रह हैं शुरुआती वाले, जिसे यानी हम लोग इनर कहते हैं, इनका जो निर्माण है ठोस चट्टानों जैसे हुआ। कैसे हुआ? ठोस चट्टानों यानी पृथ्वी के भांति हुआ है। ठीक, इसीलिए इसी को पार्थिव ग्रह कहा गया। ठीक है, आ गया है, खूब आया है क्वेश्चन इसमें कि पहले यानी चार हैं आपके पार्थिव या टेरेस्ट्रियल ग्रह कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? अब कारण दे, कथन कारण कर देता है ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं के बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले भी हैं। जाहिर सी बात है, दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व होता है पृथ्वी से कम होता है। तो इनर देगा, कोई आउटर को उसमें शामिल कर देगा। तो आउटर वाले जो होते हैं उनका घनत्व क्या हो जाता है? पृथ्वी से यानी कम रहेंगे। और सबसे न्यूनतम किसका बताया गया है? शनि का बताया। अन्य चार ग्रह जो होते हैं, अन्य चार ग्रह गैस के बने होते हैं। यानी यहाँ से देखिए क्या है, एक धूल कण से बने हैं चट्टानों से, और दूसरा क्या है? गैसों से निर्मित है। ये गैस के बने हैं। गैस के बने विशाल ग्रह या जोवियन इसे होता है। क्या कहते हैं? जोवियन। जोवियन का अर्थ क्या होता है? बृहस्पति होता है। इसी को जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति या जुपिटर की तरह। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रह से विशाल है और हाइड्रोजन व हीलियम से बने सघन वायुमंडल। मतलब क्या है कि जो जोवियन होते हैं उनका आकार बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? उत्तर क्या होगा आपका? गैसों से बने हैं, और गैसों से बने इसलिए उनका वॉल्यूम क्या होगा? बहुत ज्यादा विशाल हो गया है। लेकिन जो आंतरिक ग्रह हैं उनका आकार छोटा है। क्यों छोटा है? कि उनका घनत्व ज्यादा है। उनका घनत्व क्या है? ज्यादा है, और इस वजह से क्या हो जा रहा है? ये आ जा रही है, ठीक ना। तो एक का घनत्व ज्यादा हो जा रहा है और एक का घनत्व क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। तो जिसका देखिए घनत्व कम है तो वो गैसों से बने हैं, और जिसका घनत्व ज्यादा है वो ठोस पदार्थों से। तो यहाँ से देखिए जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति, जुपिटर की तरह। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रह से विशाल हैं और हाइड्रोजन व हीलियम से बने सघन वायुमंडल है ये। जितने भी ग्रह हो रहे हैं सभी ग्रहों का निर्माण लगभग यानी 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में था ये। यानी यहाँ से एक चीज और है कि अब ये क्लियर अभी तक कोई इसका दस्तावेज नहीं मिला है कि आउटर का पहले हुआ है। कि जेम्स जेम्स देखिए क्या बताते हैं कि फिलामेंट की बात करते हैं वो, और ये जो फिलामेंट है वो सब क्या है? इसी के समय के बने हुए थे आपके।
और उसी फिलामेंटों से क्या हो रहा है, ग्रहों का निर्माण हो रहा है। इस तरह से यानी अब ये नहीं कह सकते हैं कि बृहस्पति का पहले हुआ होगा यानी पृथ्वी का पहले हुआ होगा, लेकिन फिर भी यह कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि जो बड़े होंगे उसका निर्माण यानी पहले होना शुरू हुआ होगा, इस वजह से यानी कहते हैं, लेकिन इसका कोई साक्ष्य अभी तक मिला नहीं। हाँ, बृहस्पति देखिए इसलिए है कि जो फिलामेंट की बात करते हैं ये तरह से, तो यहाँ से यानी बृहस्पति बन रहा है, तो मतलब क्या है कि ये छोटे भी यानी बन रहे होंगे ऐसे, लेकिन क्या है कि अब जो छोटे होंगे तो यानी ये इतने सघन होंगे तो वो क्या होगा, आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये क्या है आपको दिखाई का साक्ष्य मिल जाएगा। तो ये के में भी यानी करते हैं कि यानी में भी हो सकता है कि इसका निर्माण पहले हुआ होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका भी निर्माण हुआ, इसका आकार थोड़ा सा बड़ा रहा होगा, लेकिन इसका आकार इतना सूक्ष्म रहा हुआ होगा तो उसको नथिंग के बराबर मान। ठीक, तो ग्रहों का निर्माण देखिए क्या है, आज से यानी 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ है, और सभी ग्रहों का निर्माण क्या है, एक ही समय में हुआ। अगर किसी को आपको दे दिया जाए कि किसका यानी एक है, अगर चूज करना है तो बृहस्पति को यानी पहले चूज। प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता है, 2006 से पहले की बात थी। अंतर्राष्ट्रीय खगोलकीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलकीय पिंड 2003 UB313 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए, अन्य खगोलकीय पिंड है, उसके साथ साथ यानी प्लूटो के साथ साथ यानी इसको यानी क्या हुआ, बौने ग्रह कहे जाते हैं ये। तो दे दिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा बौने ग्रह है, प्लूटो, और दूसरा दे दिया जाएगा आपका ये आपका 2003 UB313, और दे दिया जाएगा केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों ना एक ना एक दो। नेट में इस तरह से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, तो क्या होगा, ये दोनों को ही शामिल किया गया बौने ग्रह। ठीक, एक देखिए सर, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते होंगे, बार बार इसको यानी देखते भी होंगे, लेकिन इसको नज़रअंदाज कर देते होंगे, और यही नज़रअंदाज हमारे लिए क्या होगा, समस्या हो जाएगी। ठीक है ना, जिसको यानी नज़रअंदाज चलते चले जा रहे हैं उसको ध्यान से देखना है। तो क्या आपका है 2003 UB313, तो इसको भी यानी प्लूटो की तरह यानी इसको भी बौने ग्रह कहा गया। भीतरी ग्रह पार्थिव है जबकि दूसरे ज्यादातर ग्रह गैसीय हैं, ऐसा क्यों? अब ये देखिए यहाँ पर ऐसा सोच करके आपको सोच के मजबूर दे रहा है कि जो जोवियन है वो गैसीय अवस्था में क्यों है, और जो पार्थिव ग्रह हैं वो आपके ठोस अवस्था में क्यों है, क्या ऐसा कारण हुआ? तापमान के कारण, क्योंकि क्या है आपका गैसों के पिंड थे आपके बने हुए थे, तो जब गैसें थे तो शुरुआती दौर में क्या होगा, बाहर से यानी गैसें ही तो आप निकले होंगे, उसी के बेस से बताया जाता है कि जुपिटर का निर्माण पहले हुआ, भाप से रेल, भाप पहले निकल जा रहा है ये, और जो आपका जो ठोस पदार्थ होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ रह जाएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिला पानी वाला, तो पानी जैसे आपका गर्म खौलता हुआ है तो देखिए क्या होगा, जो अधिक उष्मा वाला होगा वो क्या होगा, बिल्कुल आउटर की तरफ। ठीक, और जो कम उष्मा वाला रहा होगा वो ठोस पदार्थ के रूप में यानी आपका है, लेकिन क्या होगा कि जो अधिक तापमान का रहा होगा वो फैल करके बृहद बादल बन गए होंगे, तो जल्दी ठंडा हो गया होगा, और आंतरिक वाला जो भाग है वो जल्दी ठंडा नहीं, दोनों साथ साथ हो रही है। पार्थिव और जोवियन ग्रह में अंतर कई परिस्थितियों के रूप में हम लोग कर सकते हैं, वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके आधार पर दोनों के बीच में अंतर किया जा सकता है। इनमें से देखिए जो पहला आपका है कि जो पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने थे, जनक है उनके यानी काफी नजदीक थे पार्थिव, जहां
अधिक अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी नहीं हो सकी। जोवियन ग्रह की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुआ। यानी यहाँ से देखिए क्या है कि जो पार्थिव ग्रह की बात करें इनर की है, तो वहाँ पर क्या है कि इनका तापमान काफ़ी ज़्यादा था। ये तो अत्यधिक तापमान के कारण गैसों का संघनन नहीं हो पाया था। ज़्यादा यानी टेम्परेचर होता तब भी यानी संघनित नहीं हो पाता, और कम टेम्परेचर होता है तब भी नहीं हो पाता है। तो ज़्यादा तापमान के कारण का संघनन नहीं हो पाया और घनीभूत भी नहीं हो सकी, और जोवियन ग्रहों की रचना है जो अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर है इसमें कि सौर वायु सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी। सौर वायु है जो सौर ज्वाला जो चलती है आपके, ठीक, सौर पवन जिसे कहते हैं हम लोग, तो सौर वायु सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से ज्यादा मात्रा में गैस व धूलिकण उड़ाकर ले गई, और पवन इतनी शक्तिशाली ना होने के कारण जोवियन ग्रह से गैसों से नहीं हटा पाई है। मतलब क्या है उसका, यानी अट्रैक्शन पावर है। सौर जो था आपका, सौर वायु सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली था, इनर पार्ट में ज्यादा कि दूरी के वर्ग के वित्त कुर्मानुपाती था आपका। और वहीं पर देखिए देखो दूसरा आपका, अतः पार्थिव ग्रहों से ज्यादा मात्रा में गैस और धूलिकण उड़ा ले गई, और जो सौर पवन थे इतनी शक्तिशाली ना होने के कारण जोवियन ग्रह से गैसों को नहीं हटा पाई। ठीक, तो मतलब क्या है कि उनके यानी पावर की बात आती है, आकर्षण बल की बात करते हैं हम लोग। तो किसमें आकर्षण बल ज्यादा होगा, जोवियन में क्यों होगा कि पार्थिव में होगा? आकर्षण किसमें सबसे ज्यादा होगा? पार्थिव में सबसे ज्यादा होगा, और उसमें यानी आपका आकर्षण कम होगा, जोवियन में कम होगा। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम लोग बाहर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा वहां पे, कम होगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए कम हो रहा, तो उसके पीछे यहाँ पे रीजन दे दे रहा है क्यों ऐसा है कि छोटे हैं आपके वहां पे आकर्षण बल यानी ज्यादा है, ठीक, और बाहर वाले में आकर्षण बल कम है आपके। नेक्स्ट इसके बाद, पार्थिव ग्रह के छोटे होने से इन गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही होगी, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली ही गैस इन पर रुकी नहीं और ना ही रह सकी। मतलब क्या है, यहाँ से एक चीज ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे क्या हो जाता है, इनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी यानी कम होता चला जाता है। इसका परिणाम क्या होगा, उसका पलायन वेग क्या हो जाएगा आपका, प्रभावित होगा आपका ये। तो पलायन वेग की ही वजह से कोई वस्तु है वापस लौट करके वापस आ जाती है। जैसे चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का पलायन वेग है बहुत ही कम है, पृथ्वी का उसके अपेक्षा यानी ज़्यादा है। तो इसलिए क्या होगा, जो गैसें होती है यानी वो वापिस यानी नीचे की तरफ आ जाती है, वहां पे नहीं आ पाती है वापिस। तो इसी वजह से देखिए क्या है, पृथ्वी पर जीवन संभव है और चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। गैसों के बाद अब देखिए इसका चंद्रमा से रिलेटेड अब है। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। सन 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन, वे डार्विन है जो कि उन्होंने, हाँ वही उत्तरजीविता का जो नियम रिलेटेड, सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड थे। शुरुआती दौर में क्या है, दोनों को एक ही पिंड के बीच में बताया है। यह पूरा पिंड डंबल डंबल का देखिए एक नया वर्ड मिला हुआ है, डंबल का अर्थ क्या होता है,
डंबल है क्या चीज़, दे दिया जाएगा डंबल क्या चीज़ होता है। तो बीच में यानी पतला हो और किनारों पर क्या हो, मोटा हो, उसी को यानी कहा जाता है डंबल कहते हैं। डंबल ये पकड़ पकड़ तो लिए, डंबल से यही होता है किनारे किनारे मोटा था डंबल, ठीक, तो उसी से ये वर्ड आया है ये, हाँ, कि जो हम लोग डंबल उठाते हैं उसी से आया आपका है। तो डंबल बीच में पतला और किनारों पर क्या होता है, मोटा। मतलब क्या है, क्योंकि थ्योरी के रूप में देखा जाए तो फिलामेंट का जस्ट उल्टा, फिलामेंट जो था उसी का जस्ट उल्टा ले लीजिए। ये आकृति में परिवर्तन हुआ और अंततोगत्वा वो टूट गया, वो यानी डंबल के रूप में हुआ ऐसे, एक इधर बन गया ऐसे, इधर बन गया, और बीच से क्या होगा आपका, ये टूट गया, यानी एक इधर चला गया एक ऐसे। यानी शुरुआत में बता रहा है कि चंद्रमा और पृथ्वी बिल्कुल एक ही यानी इस तरह से थे और घूम रहे थे वो, लेकिन उसका संरचना कैसी, एक डंबल की भांति था कि एक तरफ ये पिंड था, दूसरी तरफ ये पिंड था, बीच में क्या है ऐसे जुड़ा हुआ था, पतले से घूम रहा था वो। और कब तक घूम रहा था, जब तक यानी वो डंबल उसके साथ जुड़ा हुआ था, और फिर समय के साथ साथ ये टूट गया, और टूटने से क्या हो रहा है कि उसके साथ साथ यानी वो चक्कर कटने लगा। उसके अनुसार ये सब कौन बातें बता रहे हैं, सर जॉर्ज डार्विन क्या है। अगर डंबल से रिलेटेड डंबल की विचारधारा किसकी है तो क्या बताएंगे, डार्विन की विचारधारा है। तो देखिए डार्विन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन इस पॉइंट को क्या है कभी ध्यान नहीं दिए होंगे, डंबल विचारधारा ऐसा है, और जबकि कहीं कुछ नहीं है, 11th के एनसीईआरटी का ही है। इसलिए कहा गया कि उसको बार बार पढ़िए, कितनी बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी चीज़ आपको नए पॉइंट मिलेंगे, सब उसी के पॉइंट है सारी चीज़ें। इनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। यानी जो डंबल का जो भाग निकला होगा वो तो कहाँ से निकला था, तो क्या है, प्रशांत महासागर के जस्ट अपोजिट से रिलेटेड। ये मतलब क्या है कि जो जितना ज़्यादा गहरा उसकी जड़ें क्या हो जा रही हैं, उस जितना नीचे उसका भाग उतना ऊपर, विराट की थ्योरी से रिलेटेड, ठीक। मतलब क्या है, नीचे जितना ज़्यादा गहरा गर्त बना, ऊपर उतना ही ज़्यादा वो उभार लिया, और अंत में डंबल क्या हुआ, ब्रेक हुआ, ब्रेक होकर के टूट गया। तो मतलब क्या है, कभी ना कभी ये क्या है, उसी का ये पार्ट रहा होगा प्रशांत महासागर का। ये ऐसा डार्विन की ऐसी विचारधारा है। पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है जिसे द बिग स्प्लेट, अब देखिए एक एक नया, द बिग स्प्लेट थ्योरी क्या है, ये भी देखिए आपके लिए नया। बिग मैग थ्योरी आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, द बिग स्प्लेट थ्योरी क्या चीज़ है। ये तो देखिए थ्योरी क्या बताता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव, जायंट इम्पैक्ट का नतीजा है जिसे द बिग स्प्लेट कहा जाता है। और अगर दे दिया जाए कि द बिग स्प्लेट के द्वारा किसकी उत्पत्ति हुई है तो क्या बताएंगे आप लोग, चंद्रमा की उत्पत्ति हो रही है। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया और इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। ऐसा भी यानी कहा जाता है, यानी कि ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था बाद ही, मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया और इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूट गया और अंतरिक्ष में बिखर गया, वही क्या होगा, चंद्रमा का रूप ले लिया। यानी कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं चंद्रमा का ऐसे यानी उत्पत्ति हुई है कि टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का चंद्रमा बन गया। इस तरह से यानी एक आपका द स्प्लिट थ्योरी आपको ये बताती है, दूसरी की आपको बताती है
कि चंद्रमा और मंगल के सॉरी पृथ्वी और मंगल के आपसी यानी टकराव का नतीजा क्या हो रहा है, चंद्रमा की उत्पत्ति का ये परिणाम बता रहे हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.45 यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कब हो रही है, 4.56 कह सकते हैं, 4.5 अरब वर्ष पहले। तो जब देखिए ग्रहों का निर्माण हो गया है तभी क्या हो रहा है, पुत्रों का निर्माण हो रहा है। तो मतलब क्या होगा इससे, यानी कुछ ना कुछ पुराना, कितना है आपका 4 अरब वर्ष पहले। तो यहाँ से देखिए क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले यानी देखा जाए इनमें चंद्रमा पहले बना होगा, फिर पृथ्वी बना होगा, फिर इसके बाद सूर्य बना होगा, फिर इसके बाद अन्य सब जो तारे हैं उन सब का निर्माण हो रहा है, फिर गैलेक्सियों का निर्माण हो रहा होगा, और फिर आकाश गंगा एक क्रम का एक बनना। हम्म। और चंद्र तो पुराना कौन हुआ, पृथ्वी पर है पुराना। भूख लग गई, नाश्ता वास्ता करवा दी। पृथ्वी का उद्भव, चलिए हैं? बस इसी वाला सोच रहे खत्म कर दे इसको, ये वाला ज्यादा नहीं है भाई। पृथ्वी का उद्भव, प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी थी, गर्म थी और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। यानी प्रारंभिक जब देख रहे हैं आज से देखा जाए तो एक देखिए जो काल है, एक जोई काल होता है, एक अजोई काल होता है। ठीक है, और आजो मतलब क्या है, एक हम लोग पढ़ते हैं जैव और एक होता है अजैव। मतलब क्या है कि जिनमें जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाएंगे उसको यानी जैव कहा गया है, और जिनमें यानी नहीं पाए जाते उसे अजैव कहा जाता है। तो अजैव से ही आजोइक, और जैव से आपका जोइक। मतलब क्या है कि जब पृथ्वी यानी वीरान थी, गर्म तप्त अवस्था में थी, हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसें पाई जाती थी, तो उस सब के काल को क्या कहा जाता था, अजोइक। और पीजीटी में एक क्वेश्चन आपका आया था, सबसे लंबा काल कौन सा था, अजोइक। अजोइक में यानी पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया की पूरी कहानी, कि कैसे कैसे वो ठंडी हो रही है, गर्तों का निर्माण कैसे हो रहा है, ये सारा चीज। यानी वहां पर क्या है, कोई ना तो वनस्पतियां थी, ना तो जल था, ना तो कुछ भी पाया जाता था, ये सब है। कौन, यहाँ से देखिए क्या है कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी थी, गर्म अवस्था में थी और वीरान ग्रह में थी का वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। क्या आज पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था, वर्तमान का जो पृथ्वी देखा जाए वो क्या होगा, काफी डिफरेंट। आज कुछ ऐसी घटनाएं व क्रियाएं अवश्य हुई जिनके कारण चट्टानी वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसा सुंदर ग्रह परिवर्तित हुआ जहां बहुत सा पानी तथा जीवन के वातावरण। आज से 660 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास है। मतलब क्या है, 60 करोड़ वर्ष पहले का जो काल है वो आपका क्या है, अजोइक रिलेटेड है, इधर का आपका है। पृथ्वी की संरचना कैसी है, क्या बताएंगे, परतदार है, परतों की पाई जाती है। ये महोदय का है। वायुमंडल के बाहरी छोर से छोर तक पदार्थ है वो एक समान नहीं,
वायुमंडल का जो बाहरी छोर पृथ्वी का कोण, पृथ्वी का हो गया, अगर आपका है ये वायुमंडल, वायुमंडल का बाहरी छोर इसका क्या है, भिन्नता देखिए। वायुमंडल का पदार्थ का घनत्व सब कम हो, तरह से जैसे पार्थिव से रिलेटेड और से रिलेटेड गया, पर यानी देखा जाए इसका घनत्व कम है, इसके पास क्या है घनत्व, पृथ्वी की सतह से इस भाग तक अनेक मंडल है और एक भाग के पदार्थ अलग विशेषताएं हैं। मंडलों के रूप में देखा जाए तो बाह्य मंडल थे आपके, पृथ्वी की परतदार संरचना कैसे विकसित, यानी अलग सकते हैं, जाल सीमा बात करते या असंबद्धताएं पाई जाती हैं, भाई असंबद्धताएं क्या हो जा रही है इसको, इस प्रकार है मंडल का भी विकास हुआ है आपका। ग्रहाणु व दूसरे खगोल की ज्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के ताओं के अध्ययन से हमें इन सब बातों से पता चलता है कि बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से का है उसका यानी क्या करते हैं कि अध्ययन करने का एक तरीका, यानी क्या बताते हैं द्वारा ही यानी पता चलता है बहुत से ग्रहाणुओं का निर्माण क्या हो रहा है कि ग्रहाणुओं का पृथ्वी की रचना भी क्रम में जब पदार्थ गुरुत्वाकर्षण कारण संयत हो रहा था तो उन इकट्ठा होते पदार्थ को प्रारंभ अभी थे, आप लोग इसी तरह जाओ आज पहला लेसन करके आना। हमारे द्वारा जो कुछ ना कुछ क्या क्या कहेंगे आप लोग खुद अपने दिल का उनके लिए कर रहे होंगे, क्या बात काश अगर आए होते आज इतना, कम से कम देखिए जब देखिए आप ऐसा जब सोच रहे हैं क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कल अगर आप टीचर बनेंगे और जब आप पढ़ाएंगे आपके क्या होगा उस तरह से प्रतिक्रिया अब तो फैन लगा दिया, हारना तो बिल्कुल होता क्या था, देखिए होता क्या था कि कभी भी देखिएगा इंसान का जो गुस्सा होता है आवेश बड़ा खतरनाक, इसलिए कहा जाता है गुस्से शांत हो जाइए अपने आप, आपको पता चल जाएगा क्या सही क्या गलत, सही बात है, ऐसा होता था ये, गुस्सा कहीं का रहता था, गुस्सा कहीं का कहीं पर उतार दिया जाता था, इसलिए एनसीएफ ने इसी बैन लगा दिया, इतना ज़्यादा पीट देते थे कि पता नहीं क्या क्या सब हाथ पैर भी टूट जाता था फेंक, तो ये सब देखिए और भी है, देखिए जहाँ पर भी अगर आप देखिए क्षति पहुँचा रहे हैं, एक बार अगर कहीं पे एक छड़ी मार रहे हैं लाखों कोशिकाएं आपकी मर जा रही हैं, आपके पेरेंट्स देखिए क्या करते हैं आपके कोशिकाओं को निर्माण के लिए आपको कितना पौष्टिक, बेटा ये खा लो ये खा लो आज ये खा लो, यानी एक व्यक्ति आपके यानी कोशिकाओं के निर्माण के लिए कितना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया के विस्तार के लिए कितना सोच रहा है और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है इस तरह से,
इस तरह से देखिए ये सब देखिए विचारधाराएं जो होती हैं इंसान को क्या करती है ये मतलब इसको घृणा नफरत से यानी दूर ले जाती है। यानी कहने का मतलब कभी भी किसी पर यानी हाथ ना उठाए। हाँ सीडीपी इसीलिए किया गया है साइकोलॉजी। इसके अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई, यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने और गलने लगा। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ था। अत्यधिक तापमान के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण कि हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण कि उसके अलग होना, यानी क्या होगा कि घनत्व की भिन्नता का ही परिणाम था, क्या हो रहा था आपका कि परतों का निर्माण हो था। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन मार्क डाला था ना कि पृथ्वी की परतों का निर्माण कैसे हुआ, तो एक लाइन में देखिए क्या निष्कर्ष मिला कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो घनत्व में भिन्नता आई, वही भिन्नता का कारण क्या असंबद्धताएं बनी है। देखिए कैसे कैसे नए नए क्वेश्चन दे देंगे कि अगर आपके पास 3 असंबद्धताएं दे दी जाए और पूछा जाए इनको घनत्व के आधार पर व्यवस्थित कीजिए, कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे ज्यादा अगर घनत्व होगा तो किस असंबद्धता का पाया जाएगा, रहमान पाया जाएगा। क्योंकि देखिए जब आपको ये पता चल जाता है आसानी से हो जाता है। तो क्या इससे पहले हम लोगों ने इस बात पे चर्चाएं कभी की थी, कभी सोचा था, नहीं सोचा। एनसीईआरटी यही चीज आपको करता है कि क्या है एक यानी क्वेश्चन मार ले लिया, आप उसे विचार कीजिए, उस पर सोचिए, उस पर यही विचारणीय देखिए क्वेश्चन सब आ रहे हैं सारी चीजें। कि जो लेहमान असंबद्धता है या कोणार्क असंबद्धताएं हैं, गुटनबर्ग असंबद्धताएं हैं, ये सब क्या है, किसका नतीजा है, तो घनत्व का नतीजा है ये। अत्यधिक तापमान के कारण के घनत्व में अंतर यानी है। इसके अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चला गया और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग के ऊपर आ गए। अब देखिए जब ये बात आ जाती है तो इसी का परिणाम क्या हो जाता है, जितने भी खान होते हैं तो खान के आधार का भी वर्गीकरण कर सकते हैं। क्या कारण है कि बॉक्साइट होता है ऊपरी ही खानों में पाया जाता है, सोना जो होता है काफी ज्यादा आंतरिक भाग में पाया जाता है, होता है चांदी है काफी ज्यादा है आंतरिक भाग में पाया जाता है। तो उसके पीछे आपका देखिए वहां से घनत्व की तुलना आप देखिए यहाँ मानवीय कारण पे खनन में भी ये प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलती है। जो हल्के पदार्थ होंगे कम घनत्व के ऊपरी भाग में पाए जाएंगे, जो अधिक घनत्व के होंगे वो क्या होंगे, आंतरिक भाग में। अंततोगत्वा यह पृथ्वी की भूपटी के रूप में विकसित हो गया। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया के विभेदन को डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है। डिफ्रेंशिएशन देखा जाता है एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में। अंततोगत्वा या पृथ्वी के भूपट्टी के रूप में विकसित हो गया और हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थ पृथ्वी पदार्थों के पृथक होने से इस प्रक्रिया का विभेदन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघटक जायंट इफेक्ट के कारण पृथ्वी के तापमान पुनः बढ़ा और फिर ऊर्जा उत्पन्न है और यह विभेदन का दूसरा चरण था। यह विभेदन की इस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों से अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से कोण तक कई परतें पाई जाती हैं, जैसे सबसे ऊपरी आपका है प्रॉपर्टी, फिर आपका है प्रवार, और फिर आपका है बाह्य कोण, और फिर आपका है आंतरिक कोण। इस तरह से एनसीईआरटी में देखिए क्या है आपके ऐसे यानी दिया प्रवार, इंग्लिश भी जानते रहे हिंदी भी जानते रहे, ज्यादातर हम लोग इस पे हैं। और जब यानी देता है प्रवार वर्ड दे देता है कि कौन सी असमर्थता है यानी परिवार यानी के बीच में दे दिया अलग करने की, तो वहां पे क्या कन्फ्यूजन काफी ज्यादा होता है। ये
तो प्रवार है कि आपका मेंटल से रिलेटेड है, बाह्य कोर आपका आउटर कोर है और आंतरिक कोर आपका इनर कोर है। कौन है दोनों के बीच में असमय विभाजन कर रही है, बताइए कौन सी असमता है जो इनके बीच में विभाजन करती है? कमरे में खुले बंद भी आ रहे थे। तो का से क्या था आपका? कॉनराड। पा से ओहो। रा से रेपटी। और गा से टेनबर्ग। और ला से क्या होगा? लेहमान। तो लेहमान जो होगी इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और ये क्या करता है कि आउटर कोर और इनर कोर दोनों की यानी विभाजन करता है। इसके बाद देखा जाए गुटेनबर्ग जो होता है ये क्या करता है कि जो इनर आपका परिवार है, आंतरिक परिवार हुआ, और जो बाह्य परिवार है उन दोनों के विभाजन यानी कर रहा है। परिवारों के बीच में देखा जाए जो असमताएं पाई जाती है आउटर और इनर का यानी विभाजन कौन करता है? रेपिटी करता है। ये तो ध्यान में रखिए। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थों का घनत्व बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे धरातल से नीचे जाते हैं तो हम लोगों का घनत्व बढ़ता चला। वायुमंडल और जलमंडल का विकास। पृथ्वी के वायुमंडल का वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। काफी इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल की संरचना में यानी सबसे ज्यादा यानी देखा जाए किसका किसका आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का यानी सबसे ज्यादा प्रमुख योगदान है। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में आदिकाल वायुमंडलीय गैसों का ह्रास हुआ है। दूसरी अवस्था में पृथ्वी भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में किया है। और तीसरी अवस्था है आपका कि वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से संबंधित किया था। 3 अवस्थाओं के रूप में देखा गया है। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता थी सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसों का जलवाष्प भाग निकले। इससे आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी प्रारंभ में। वह प्रक्रिया जिसने पृथ्वी के भीतरी भाग में गैसें धरती पर आई इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैस बढ़ने लगा और पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प के संघनन शुरू हो गया। वायुमंडल की उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी के घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप अधिक संघनन और अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा जिससे महासागर बने और पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने हैं। एक तो ये देखिए आपका है 50 करोड़ वर्ष साल के बाद बने हैं। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराना है। यानी हमारी पृथ्वी कितनी है आपका 4.5 अरब वर्ष, 4 अरब 50 करोड़ मतलब यानी 50 करोड़ पहले आपका ये हो गया तो यानी 400 करोड़ हो गया। यानी 4 अरब वर्ष पहले क्या बना आपका महासागर। लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले जीवन का यानी विकास हुआ है आपका ये प्लीस्टोसीन से रिलेटेड जो बात आती है। यद्यपि लगभग 250 से लेकर के 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी आरंभ हुई थी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन जो एल्गी की बात करते हैं हम लोग
एल्गी का निर्माण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी और महासागरों की देन है। यानी प्रारंभ में बताया गया कि ऑक्सीजन कम था, ऑक्सीजन कैसे बना है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का ही परिणाम था प्रकाश। खत्म हो गया, खत्म हो गया। धरातल के नीचे जो आपका है घनत्व में जो डिफरेंसेस आई है की वजह से धरातल के नीचे का परतों का जो लेमैन असमर्थता है, नाड़ असमर्थता है, मोह असमर्थता है, वो क्या है, घनत्व का डिफरेंसेस बताते हैं। अब देखिए लास्ट में इसके बाद है, लास्ट पॉइंट आपका जीवन की उत्पत्ति। तो जीवन की उत्पत्ति अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति के विकास से संबंधित है। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह का रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं जिससे पहले जटिल जैव कार्बनिक के अणु बने और उनका समूहन हुआ। यानी सबसे पहले क्या है, आपके जटिल कार्बनिक के पदार्थ बने हैं। यह समूहन ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था और पुनः बनने में सक्षम था और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित कर सकता था, इतना जाता था। आज भी देखते हैं ना, बहुत से ऐसे कहते हैं कुछ शक्तियां हैं जो मरे हुए को भी जिला देती है। तो वो देखिए जो विचारधारा है वो यहीं से आई है, विचारधारा है वो कहीं और से नहीं, यहीं से आया। देखिए क्या है कि यह समूहन ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था, रिपीट करता और पुनः बनने में सक्षम था और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित कर सकता। ये कौन सी शक्ति है, वो अननोन है। अब इसी को चाहे परमात्मा माने, चाहे खुदा माने, चाहे गॉड, कहीं पर कुछ का साक्ष्य नहीं, कोई ना कोई एक शक्ति जरूर है वो, क्योंकि निर्जीव को भी क्या करता है, वो सजीव करता है। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में हैं। 300 करोड़ वर्ष साल पुराने भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल की संरचना से मिलती जुलती। सबसे पहले आपके ब्लू ग्रीन एल्गी का निर्माण हो। यह कल्पना की जा सकती है कि इनमें से पहले समय में साधारण संरचना वाले शैवाल रही होगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ होगा। एक कोश के जीवाणु से आज के मनुष्य तक के जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापदंडों के प्राप्त किया जा सकता है, और जिसको यानी हम लोग क्या करते हैं, जोई के रूप में आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना, कल्प के रूप में पढ़ते हैं उसको। तो ये तो आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, ये कुछ होमवर्क है, होमवर्क इसको आप नोट, इसे होमवर्क को करिए। बहुविकल्पी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी के आयु को प्रदर्शित करती है? तो 4.6 अरब वर्ष पहले है जो कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और ये क्या है, ये किसको दिखा रहा है, ये ब्रह्मांड के बारे में बता रहा है कि इतने अरब वर्ष पहले हमारा ब्रह्मांड अर्थात गैलेक्सी का निर्माण। देखिए तुलनात्मक पढ़िए कि जरूरी नहीं जो एनसीईआरटी में दिया है केवल उतना ही छोड़ दीजिए, हो दे सकता है ये क्वेश्चन दे दिया जाए। अगला है, निम्न में से सबसे लंबी अवधि कौन सा था? कौन था आपका? कौन? ये आपका जो एक वाला जवाब।
इनमें से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं था? कौन सा तत्व है वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं था? प्रकाश संश्लेषण के जीवन का उत्पन्न से रिलेटेड हो जाएगा, बाकी और सब सही था। निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाला ग्रह सही है, गलत है ये। सूर्य और शुद्ध ग्रहों के बीच की पट्टी के पाए जाने वाले जो ग्रह है भाई। पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था? 460 करोड़ वर्ष पहले की बात है ये। 460 में तो वो बना था ना अपना, ये तो महासागर से रिलेटेड। ठीक है। हाँ ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है, इस पे आपको विचार करना है। पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों है? पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों है? उसको बस नहीं, ये नहीं 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 नहीं, विचार ये सोचे ना, विचार ये सोचे कि चार ऑप्शन कहाँ है। और चार ऑप्शन है, इनसे विचार करने वाले क्वेश्चन कि पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों है। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि जूनियन ग्रह के बारे में, पर आया था तो हम लोग विचार किया था गैसीय अवस्था में क्यों। क्या जस्ट ये पूछ लिया कि पार्थिव ग्रह चट्टानी। भाई जैसे उस पर एग्जाम्पल दिया ना, जैसे अभी जल का दिया था इन्होंने, कितना बढ़िया भाप बन करके बाहर चली गई थी, ठोस क्या है, ये आपकी तरफ आ गया था, उसका घनत्व ज्यादा हो गया था, यही तो हुआ आपका ये है। जल के घनत्व को, यानी जब देखिए आप लोग जब पढ़ाएंगे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको तलाशने पड़ेंगे, बच्चों को इस तरह से समझाइए कि क्रिया के विधि के द्वारा उसके माइंड में हमेशा सेट हो जाए। तापमान तो लिया गया था, तापमान थे जो आपके, तो तापमान देखिए, जो ज़्यादा टेम्परेचर भी देखिए आपके संघनन नहीं कर पाते हैं और कम तापमान भी नहीं कर पाते, जो मध्यम वाले थे वो क्या है, संघनित बादल के रूप में बाहर निकल गए और उससे आपके आउटर बन गए, और बाकी जो बचे हैं आपको घनीभूत होकर के का घनत्व यानी ज़्यादा हुआ, वहाँ से ठोस के रूप में आने के रूप में उसका भी। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी दिए गए तर्कों में निम्न वैज्ञानिक के मूलभूत अंतर बताइए। कांट व लाप्लास, फर्क दिए, देखिए होमवर्क।
दूसरा आपका टैम्बलिन और मोल्टन। पृथ्वी के वायुमंडल के निर्माण करने वाली प्रारंभिक गैसें कौन कौन सी थी? पृथ्वी के वायुमंडल को निर्माण करने वाली प्रारंभिक कौन गैसें थी? हाइड्रोजन और बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करो। उसमें आप हब्बल का जो सिद्धांत देंगे और फिर आपका वो टेडी थ्योरी है, उस सब के बारे में बताएंगे विस्तार से। स्टार डस्ट परियोजना के बारे में लिखित पक्षों पर सूचना एकत्रित करना है। स्टार डस्ट धूल पड़े कण, धूल कण यानी स्मिड, ऑटो स्मिड। स्टार डस्ट को एकत्रित करने वाले वैज्ञानिक इतनी रुचि क्यों दिखा रहे हैं? यानी आज भी वर्तमान में इतना इसका बहुत ज़्यादा स्टार डस्ट पे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना भाई। आधुनिक के रूप में देखा जाए तो इनका काफ़ी ज़्यादा माना गया। स्टार डस्ट कहाँ से एकत्र की गई हैं? ये सब क्या है? आपके रिसर्च की यानी विषय बने हुए, यानी यहाँ पे और ज़्यादा गहन चिंतन करिए। यही आप कैसे खींच लीजिए।